नमस्कार, वीडीटीवी भारत के विशेष कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ऐसा माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि समाज रूपी गाड़ी के स्त्री और पुरुष दो पहियों के समान हैं। दोनों एक साथ चलते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं और यदि एक भी पहिया दोनों में से लड़खड़ा जाता है तो गाड़ी पटरी से उतर जाती है। आज हम एक ऐसी ही शख्सियत से बात करेंगे जो समाज रूपी इस गाड़ी में एक महिला होने के बावजूद अपना पूरा योगदान निभा रही हैं। वो न सिर्फ अपने घर का बल्कि प्रदेश में भी एक अच्छी और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। हम बात करेंगे वंदना व्यास जी से, जो अलवर की मालाखेड़ा की रहने वाली हैं। आप 2015 से 2020 तक अलवर जिला परिषद में सदस्य भी रह चुकी हैं और आज राजस्थान सरकार द्वारा बाल संरक्षण आयोग की एक सदस्य हैं। वंदना जी, वीडीटीवी भारत से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा कि आप जानती हैं कि बाल संरक्षण की जब बात आती है तो आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। आपको बाल संरक्षण आयोग का सदस्य बनाया गया है, तो आप किस तरह से देखती हैं इसको, कितना महत्वपूर्ण है ये सदस्यता आपके लिए? बाल संरक्षण की अगर मैं बात कहूँ तो मैं पिछले लगभग 8 वर्ष से ज़्यादा का अनुभव रखती हूँ इस क्षेत्र में काम करने का। तो बाल अधिकारियों के संरक्षण के लिए मैं तब से कार्यरत हूँ। ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन में इसमें आ गई हूँ। इससे पहले कुछ टाइम के लिए मेरा अभी राजनीतिक कार्य भी रहा है, लेकिन उस दौरान भी मैंने महिलाओं और बच्चों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन पर बहुत काम किया है, चाहे वो ज़मीनी स्तर पर हो चाहे ऊपर के लेवल पे हो। जब भी हमारी जिला परिषद की मीटिंग भी हुई है तो मैंने पुरजोर कोशिश करी है कि हमारा जो सिस्टम बना हुआ है जो बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से हमारी जो ICPS स्कीम है उसके इम्प्लीमेंटेशन की हम लोग बात करते हैं, बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक, रूट लेवल तक बात करते हैं। तो मैंने कई बार इस तरह के मुद्दों को भी उठाया है और अभी फॉर्चुनेटली मुझे एक अच्छा मौका मिला है कि मैं और भी आके, अब जब पॉलिसीज की बात करने की है, अभी तक मैंने ग्राउंड लेवल पे और कुछ अलग लेवल पे काम किया है, अब पॉलिसीज पे काम करने की बात आई है, गाइडलाइंस पे काम करने की बात आई है, तो मैं निश्चित ही एक अच्छी भूमिका इसमें निभाऊंगी और अपने क्षेत्र के लिए, अपने राजस्थान राज्य के लिए हम लोग हमारी टीम के साथ मिलकर, जो बहुत ही यंग टीम है इस बार की, हमारी जो चाइल्ड प्रोटेक्शन की जो राजस्थान राज्य की टीम है वो बहुत ही यंग है, चाहे हमारी अध्यक्ष मैम हो चाहे बाकी सारे मेंबर्स हैं, तो हम लोग सब लोग मिलके इस आयोग को और भी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तो और हमारे आयोग की मंशा भी यही है कि राजस्थान को बाल स्नेही बनाया जाए, तो हम उसकी ओर पूरी तरह से कार्यरत हैं और अभी मैंने नया ही कार्यभार ग्रहण किया है। कोशिश करेंगे, अभी कोरोना की वजह से काफ़ी चीज़ें अभी बंद हैं, तो जैसे जैसे ये सब चीज़ें नॉर्मलाइज होती जाएंगी और हम लोग इस क्षेत्र में आगे बढ़ते जाएंगे। जी वंदना जी, जैसा कि आपने कहा कि आपने राजनीतिक क्षेत्र में भी काम किया है और बहुत सक्रिय रही हैं, ये इस पद पर आने से पहले, सदस्यता से पहले, किस तरह के काम आपने समाज के लिए किए हैं? जी, इस पद पर आने से पहले एक्चुअली मैं कई सारे गैर सरकारी संस्थानों के साथ में मैंने काम किया है, NGOs के साथ में, NGOs के साथ में मिलकर। तो मैंने प्रोटेक्शन के लिए ही बच्चों के लिए काम किया है और उनमें स्पेशली हमने यहाँ पर बहुत ग्राउंड लेवल पे जाके जो PLC PCs जो हमारी लास्ट चेन है ICPS के अंडर में, तो उसमें हमने जाके उन पंचायत लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटीज़ को कुछ जगह पे जाके उनको फॉर्म करने की कोशिश करी है, उनके साथ में बात करने की कोशिश करी है कि वो लोग कैसे काम कर सकते हैं, जो बच्चों के संरक्षण से जुड़े मुद्दे हैं अगर वो एकदम बेसिक लेवल पे ही सॉल्व आउट हो जाएंगे तो फिर उन्हें ज़्यादा ऊपर हमें ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर वहीं के लोग मिलके, तो इसके लिए काम किया है हमने। इसके अलावा हमने कुछ आंगनवाड़ी के साथ में काम किया है और फूड एंड न्यूट्रिशन के ऊपर भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ काम किया है और बच्चों के अधिकारों से जुड़े हुए कई सारे हम लोग ने जो कानून बने हैं उनमें कंसल्टेशंस होते हैं, तो हमने सभी राज्य स्तर पर भी और क्षेत्रीय स्तर पे, जिला स्तर पे अपने महत्वपूर्ण जो सुझाव है उन्हें देके उनमें पार्ट किया है। मीडिया के साथ में हमने काफ़ी सारी वर्कशॉप्स भी करी है, अवेयरनेस को लेके हमने काफ़ी सारी वर्कशॉप्स करी है, तो वी हैव डन मल्टीपल थिंग्स एक्चुअली। उन्हें अभी शायद सॉर्ट आउट एक जगह पे करके लाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट माई होल लाइफ इज डिवोटेड फॉर दैट ओनली। जी, आपने बहुत ही नोबल कॉज लिया है। जैसे हम बात करते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन की, तो अपने आप में बहुत सेंसिटिव भी है और बहुत ही एक महत्वपूर्ण और बड़ा मुद्दा भी है। तो अगर हम बात करें ग्रास रूट लेवल की या रूरल एरियाज की, वहां पे चाइल्ड प्रोटेक्शन और अर्बन एरियाज में चाइल्ड प्रोटेक्शन, किस तरह से आप इन दोनों चीजों में फर्क देखती हैं?
तो जो रूरल एरियाज है वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं दैट आर वेरी डिफर फ्रॉम द अर्बन एरियाज और अर्बन स्लम्स, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एक्चुअली। जब हम लोग देखें तो जब रूरल में हम लोग जाते हैं तो आज भी वहाँ पे जो हम करते हैं बात बाल श्रम की, बाल विवाह की, जो उनकी बाल तस्करी की, इस तरह की चीज़ें आज भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव फॉर्म में हो रही हैं जो रूरल की बात अगर मैं करूं। पर जब हम लोग अर्बन में शिफ्ट होते हैं तो बच्चों के साथ में एब्यूजेस बहुत ज़्यादा है ना। अब जो देखते हैं कि यौन हिंसा की बहुत ज़्यादा केसेस हैं वहाँ पे, और बहुत हिडन भी हैं और बहुत ओपन भी हैं, अलग अलग। तो वैरायटी इज़ वेरी डिफरेंट दोनों जगह पे, केसेस बहुत अलग अलग, लेकिन ये दोनों ही जगह पे एग्जिस्ट करता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक बात भी है और ये बहुत खुशी की बात भी है कि आप ग्रास रूट लेवल पे इन छोटी छोटी बातों को आइडेंटिफाई करते हैं। किस तरह की परेशानियां आती हैं, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जहां पर ना बच्चा ये बात समझ पाता है और कभी कभार शायद घर वाले भी चाइल्ड अब्यूज को या हैरेसमेंट को या एक्सप्लॉयटेशन को नहीं समझ पाते हैं। आप किस तरह से पेरेंट्स में, बच्चों में, आसपास स्कूल में ये सामंजस्य बिठाने की कोशिश करती हैं? किसी भी तरह का ऐसा फिजिकल, मेंटल या ऐसा टच जिसकी वजह से बच्चा अपने आप को वो बुरा महसूस करता है या उसको किस हीन भावना से ग्रस्त महसूस कर रहा है या उसके साथ में कुछ भी बुरा होता है, उसको फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कई बार स्कूल्स में भी देखने को आता है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट इतना ज्यादा हो जाता है कि बच्चे कई बार इंजर्ड हुए हैं और कई बार डेथ्स भी रिकॉर्डेड है। तो इस चीज को एक लाइन होती है जैसे समझना, एक बहुत थिन लाइन है जिसके जो समझना बहुत जरूरी होता है, और वो बहुत कम लोग समझ पाते हैं क्योंकि वो हम लोग देखें कि ये पुराने टाइम से चलता आ रहा है, ये जो चीजें हमारी पुराने टाइम से चलती आ रही है, तो इसको चेंज होने में बहुत टाइम लगेगा। बट बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जो इस टाइम काम कर रहे हैं और इस तरफ ही काम कर रहे हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेके पूरा इंटरनेशनली भी रूल्स बने हुए हैं, बहुत सारे लॉज बने हुए हैं, इंडिया में भी लॉ बना हुआ है, कमीशंस बने हैं, उसके बाद में स्टेट कमीशन बना है हमारे यहाँ पर। और तो इस तरह के, और आईसीपीएस स्कीम 2009 में लेकर आए, पूरा वाइड एक स्कीम लेके आए कवरेज के साथ में बहुत बड़ा, कि हम लोग एक ऐसे स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे बना पाए। और राजस्थान तो आप कहें तो पूरे इंडिया में पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे एक स्पेशली अलग डिपार्टमेंट ही हो गया। हर जगह पे महिला एवं बाल विभाग होता है, यहाँ पे डिपार्टमेंट फॉर चाइल्ड राइट्स एक अलग से स्टैब्लिश है। ये हमारा पहला राज्य। तो मुझे लगता है कि हमारा राज्य वैसे भी सभी जगह से अग्रणी चल रहा है, पर डेफिनेटली मुद्दे बहुत हैं और उन पे काम करने की जरूरत भी है। जैसे आपने कहा, चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है एक अलग ही विभाग बन चुका है और हमने हाल ही में देखा था जिस तरह के जो पीडोफाइल्स के केस हैं, जो इस तरह के केसेस बढ़े थे और जो माइनर रेप के केसेस बढ़े थे, इसके मद्देनजर सरकार ने इस तरह के कदम उठाए थे। कितनी गति मिली है आपके मिशन को इस तरह के अलग डिपार्टमेंट बनने से? मैं तो बिल्कुल कहना चाहूंगी कि गति बहुत ज्यादा मिली है। पहले दो चीजों को एक ही डिपार्टमेंट देख रहा था, महिला एवं बाल विकास को। आज जब सेपरेट डिपार्टमेंट है तो पूरी तरीके से डेडिकेटेड जो स्टाफ है और जो लोग हैं वो सिर्फ इसी के लिए काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जगत बहुत ज्यादा इस पे स्पीड अप तो हुआ है, पर जैसे जैसे और भी समझते जाएंगे चीजों को और भी एक्सपेंशन की जरूरत है, तो वैसे वैसे मुझे लगता है कि और ज्यादा होता जाएगा। जी, एक प्रश्न जो अभी मन में आया वो ये पूछना चाहूंगी कि हम चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो बच्चा मतलब वो मेल चाइल्ड भी हो सकता है और फीमेल चाइल्ड भी हो सकता है, लेकिन हमारा, जैसा आपने कहा, बहुत सारी चीजें जो पुरानी चली आ रही हैं, जेंडर बायस जो है शायद नॉर्थ इंडिया में या राजस्थान में, हरियाणा में एक मुद्दा अपने आप में है। क्या चाइल्ड प्रोटेक्शन में जेंडर बायस जैसी चीजें देखने में आती हैं कि जब लड़के के ऊपर कोई हाथ उठा रहा है तो पेरेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं और यही काम अगर बच्चियों के ऊपर हो रहा है तो पेरेंट्स ठीक है, क्या इस तरह की चीजें आपकी नजर में आई हैं? जी, एक्चुअली रूल्स रेगुलेशंस जो होते हैं उनमें कहीं पर भी ये नहीं आया है कि आप जेंडर बायसनेस करें, एक्सेप्ट दिस बाल विवाह का जो है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें जरूर आप ये कह सकते हैं कि उसमें हमेशा विक्टिम लड़की ही मानी जाती है। उसको छोड़ दीजिए, बाकी सारे कानूनों के अंदर लगभग सब जेंडर बायस, जहाँ पे जेंडर न्यूट्रल है लॉज। आप स्पेशली आप पॉक्सो को देखें तो वो टोटली जेंडर न्यूट्रल है, जबकि ये मानते हैं ज्यादातर जगह पे कि यौन हिंसा का जब भी हमारे सामने नाम आता है तो सिर्फ एक लड़की ही विक्टिम आती है, पर ऐसा नहीं है। आप अगर कानून में पढ़ें उसे तो जेंडर न्यूट्रल लॉ है और भी सारे लॉज ऐसे बने हुए, बट
ये कह सकते हैं कि हमारी पुरानी परंपराएं हैं, सोच कुछ इस तरीके की है, जो सत्तात्मक जो आप मान सकते हैं हमारे यहाँ पर जो चला आ रहा है, तो उसकी वजह से मेल डोमिनेंट चीज़ें ज़्यादा हैं। तो विक्टिम, और उसी की वजह से इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है कि विक्टिम हमेशा लड़की को ही माना जाता है, जबकि कई बार विक्टिम बच्चे भी हो सकते हैं, लड़के भी हो सकते हैं। तो ये इसके दोनों प्रॉस एंड कॉन्स दोनों चीज़ें हैं, बट लेट्स सी, हमें दोनों को हैंड इन हैंड लेके चलने की ज़रूरत है, सामंजस्य बिठा के चलने की सोच, एक अच्छा इन्वायरमेंट डेवलप करने की ज़रूरत है, इस सब चीज़ को लेके अवेयरनेस की भी। जी, आपने कहा अवेयरनेस, उससे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी, हमने भी बात करी चाइल्ड अब्यूज की, सोशल इविल्स की, जैसे चाइल्ड मैरिज है या पॉक्सो एक्ट की बात करी, आपने एक बात कही थी चाइल्ड ट्रैफिकिंग। तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग अपने आप में एक बहुत ही रूह को कपाने वाला सा नाम लगता है। किस तरह के मुद्दे आपने देखे हैं और आपने अपने योगदान से या आपने अपनी सक्रियता से कैसे इस चीज को रोका है, कुछ हमारे साथ साझा कीजिए। जी, चाइल्ड ट्रैफिकिंग में एक्चुअली मेरा बहुत ज़्यादा डायरेक्टली कभी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है। मैंने चाइल्ड मैरिज पे बहुत ज़्यादा काम किया है, प्रोटेक्शन के अदर इश्यूज़ पे काम किया हुआ है, रेलवे चिल्ड्रन के साथ पे मैंने काम किया हुआ है, और इसके अलावा दूसरी चीज़ों में काम किया हुआ है। ट्रैफिकिंग पे काम किया हुआ नहीं, लेकिन कई मुद्दे हम लोग ज़रूर देखते रहते हैं, क्योंकि हम लोग साथ बैठते हैं तो अलग अलग बहुत सारे लोग हैं जो अपने साझा करते हैं विचार इस बारे में। मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुखदायक है और ये काफ़ी कुछ जुड़ा हुआ है, एक विशिष्ट साइकिल है एक्चुअली। जो बच्चे बाल श्रम में जुड़े हुए हैं वो ट्रैफिक्ड होके जाते हैं मोस्टली, या फिर जिन बच्चों के साथ में कुछ ना कुछ दुर्व्यवहार होने की संभावना होती है वो ट्रैफिक होकर जाते हैं। तो बाल श्रम की बात करें तो हमारे गवर्नमेंट भी मानती है, कई सारे वो मानते हैं कि जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं उनको हम लोग मानते हैं कि वो कहीं ना कहीं बाल श्रम में लिप्त हैं। आउट ऑफ स्कूल क्या है, क्यों है, क्योंकि शायद कहीं पर इतने आसपास में स्कूल्स अवेलेबल नहीं है, या उनके पेरेंट्स इस पोजीशन में नहीं है कि उन्हें स्कूल छोड़ के जा सके। दे आर विलिंग टू, गरीब माँ बाप है, दोनों कमाने को चले जाते हैं, घर में वो बच्चे को कहाँ छोड़ के जाएं, कैसे करके जाएं, तो सोचते हैं कि हम इनको घर में ही छोड़ के चले जाएं या फिर उन्हें अपने साथ काम पर ले जाएं। तो हमने देखा है बहुत सारी सिचुएशंस हैं, पर उन सिचुएशंस पे हमें बहुत सारी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, एंड वी आर वर्किंग फॉर दैट, है ना। अलग अलग सेगमेंट है, अलग अलग लोग उस पर काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो हमने बहुत सारी स्कीम्स से उनके फैमिलीज़ को जोड़ने की कोशिश करी है। पालनहार एक बहुत अच्छी स्कीम्स है, जिसके अंदर स्कीम है जिसमें अगर बच्चे के माता पिता नहीं है या कोई एक नहीं है, और उसमें 12 कैटेगरीज हैं ऑलमोस्ट, तो उन सभी को उसमें जोड़ने की कोशिश करी है सरकार के द्वारा। और भी मतलब हंड्रेड्स ऑफ स्कीम्स चल रही हैं, चाहे वो उनके पेरेंट्स के लिए है और कुछ बच्चों के लिए, बहुत सारी छात्रवृत्तियां भी है, सब कुछ है। तो कैसे न कैसे कोशिश है कि साइकिल को तोड़ दिया जाए, है ना। और डिटेन भी करवाते हैं, काफी सारे ठेकेदार होते हैं, उनको पकड़वाना करवाना, लोकल लेवल पे ग्रुप्स बनवाते हैं हम लोग, बच्चों के एक्टिव ग्रुप्स हैं जो खुद आपस में निगरानी करते हैं, बात करते हैं अपने अधिकारों के बारे में, अपनी चीजों के बारे में, ऊपर के लोगों तक रहते हैं। काफी सारे बहुत एक्टिव एनजीओ काम कर रहे हैं इसके ऊपर। तो मुझे लगता है कि अगर इन सब में, जियो में, गवर्नमेंट में, एनजीओज में, और भी जो ये सब चीज़ें हमारी, जब सब लोग मिलकर काम करेंगे तो एक अच्छा इन्वायरमेंट हम लोग बाल संरक्षण के प्रति बना पाएंगे, और राजस्थान को वाकई में बाल स्नेही जो हम बात कर रहे हैं राजस्थान, उसकी तरफ लेकर जा पाएंगे। जी, आपने बात की जागरूकता की भी, अवेयरनेस की भी, तो एक तरफ बात आती है बच्चों को जागरूक करने की, कैसे जो बच्चे हैं उन्हें बताया जाए, जैसे कि आजकल हम स्कूल्स में देखते हैं गुड टच बैड टच के बारे में बताया जाता है, लेकिन और भी बहुत सारी बातें हैं जो बच्चों को समझाना शायद मुश्किल होता है। तो जब अवेयरनेस की बात आती है तो बड़ों और बच्चों को किस तरह से ये प्रोग्राम्स आप चलाते हैं? यस, बिल्कुल। गुड टच बैड टच का तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसके अलावा एक और हम लोग जो अभी फीमेल्स के लिए बात करते हैं, माहवारी प्रबंधन के लिए भी बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, तो वो भी लड़कियों के साथ स्कूल में प्रोग्राम करते हैं हम लोग। बाल संरक्षण से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनके लिए भी काफ़ी सारी संस्थाएं हैं, वो खुद भी करती हैं। आयोग की तरफ से भी कई बार इस तरह के वर्कशॉप्स का करा जाता है, चुप्पी तोड़ो, अपनी बात हमसे कहो, इस तरह के अभी काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरह के प्रोग्राम किए गए हैं। तो बात यही है कि एक्चुअली स्कूल बहुत अच्छा माध्यम है, क्योंकि वहाँ पर शिक्षा दी जाती है, तो बच्चों को ये शिक्षा भी जरूरत है। कई बार ये बड़ा डिबेटेबल इशू है कि लाइफ स्किल एजुकेशन बच्चों को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, मैं उसमें नहीं जाऊंगी, पर हाँ, कुछ चीज़ों को पॉजिटिविटी के साथ उनमें अगर पहुँचाया जाए तो शायद जो उनके साथ कल बुरा होने की संभावना है तो वो कम तो नहीं होगी, लेकिन अगर कुछ होता है तो एटलीस्ट दे विल रिपोर्ट एंड दे कैन से नो।
जी। है ना, वो उसको आइडेंटिफाई तो करें। अदरवाइज प्रॉब्लम इज दैट कि हो तो कभी से रहा है बट उन्हें ये पता ही नहीं कि इज दिस राइट और रॉन्ग। कोई आदमी अगर मेरे साथ बहुत क्लोज वन अगर मुझे टच कर रहा है या मुझे कुछ अनईजी फील हो रहा है तो मुझे ये किसी को कहना चाहिए दिस इज माई राइट या मेरे साथ गलत हो रहा है। तो ये अवेयरनेस उन तक पहुंचाना जरूरी है। साइमल्टेनियसली जब हम उनके पेरेंट्स की बात करते हैं तो पेरेंट्स तक भी ये बात पहुंचाना जरूरी है कि हमारे समाज में कई सारे इस तरह लोग हैं कि हमें उन्हें रोकना भी चाहिए, हमें एक्टिविटीज में नजर रखनी चाहिए हमारे बच्चों के ऊपर, पॉजिटिव फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में नहीं रखें। क्योंकि इस टाइम आप देख लीजिए इंटरनेट बहुत ज्यादा अवेलेबल है, सारी चीजें बच्चों को एकदम रेडिली अवेलेबल है। तो किस एक्सटेंट तक, कहाँ तक उनका एक्सपोजर है हम बहुत ज्यादा लिमिट नहीं कर सकते, पर टू एन एक्सटेंट हम उसको देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये सब एजुकेशन भी पेरेंट्स को देनी चाहिए। बिल्कुल। तो इसके ऊपर हम कार्य करें। इसके अलावा बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज है, उनको भी समय समय पर बहुत सारे दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी और आयोग की तरफ से भी, और भी सब लोगों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। जी वंदना जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है और लग रहा है सिलसिला आगे चलता जाए। एक से एक सवाल आ रहे हैं, लेकिन चलते चलते आप बीडी टीवी के जो दर्शक हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं आप सभी को एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अभी तो मैं कोरोना को लेके एक संदेश देना चाहूंगी, क्योंकि बहुत मुश्किल समय से हमारा संपूर्ण विश्व गुजर रहा है और राजस्थान राज्य भी उनमें से ही एक है। आप सभी अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने बच्चों के लिए बहुत सारे सजगता रखें। और बच्चों से भी मेरा यही निवेदन है कि बच्चों आप लोग पढ़ाई करें, बहुत अच्छे से करें, ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, बट प्लीज उसके अलावा मोबाइल टीवी का उपयोग बिल्कुल कम करें। और अगर किसी भी तरह की कोई भी आपको लगता है ऐसी कोई चीज है जिसको आपको आगे तक ले जाने की जरूरत है, कुछ अच्छा या बुरा कुछ भी आपका कुछ अगर एक्सपीरियंस है तो आप वो आयोग के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। नहीं तो आप 1098 जो हमारी चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं। ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थी वंदना व्यास जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से कोरोना के टाइम में भी आप सजग रह सकते हैं, अपना ख्याल रख सकते हैं और 1098 हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपनी कोई भी दुविधा शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।